हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने जो है टाइप्स ऑफ गारंटी तक देखा था स्लाइड जो मैंने प्रिपेयर किया है फॉर आपके सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्जाम के लिए और जेआईबी सीआईबी के लिए। नेक्स्ट आज हम देखते हैं इंडिकेटिव लिस्ट क्या होती है फाइनेंशियल गारंटी की। ठीक है, चलिए। इंडिकेटिव लिस्ट जो होता है फाइनेंशियल गारंटी का अट्रैक्टिंग क्या होता है, ए सीसीएफ 100% सीसीएफ अट्रैक्ट करता है। गारंटी फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, गारंटी इन lieu of repayment of financial security, guarantee in lieu of margin requirement of exchange, guarantee for mobilization of advance money before commencement of period project for money to be received in various stages of product implementation, guarantee towards revenue dues, टैक्स ड्यूज लेवीज इन फेवर ऑफ टैक्स कस्टम। ये हो गया फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड पेमेंट होता है इंस्टॉलमेंट। अगर प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं तो P&M ले रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट जो पे किया जाएगा इन ड्यू कोर्स वो आता है फाइनेंशियल गारंटी में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा परफॉर्मेंस गारंटी के लिए क्या है, इंडिकेटिव लिस्ट। एंड इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी अट्रैक्टिंग सीसीएफ 50%। इसमें सीसीएफ क्या होता है, 50% होता है। ये हो गया बिड बॉन्ड, परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, गारंटी इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट EMD फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर, रिटेंशन मनी गारंटी, वारंटीज, इंडेमनिटी, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट। वारंटीज देना, इंडेमनिटी देना, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट देना है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या है, एज ऑन एक एक उदाहरण दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस जो है 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब गारंटी इसको चाहिए EMD के लिए 2% ऑफ एडिशनल टेंडर वर्थ रुपीज 90 करोड़। 2% के लिए तो 2021-22 के लिए EMD के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए चाहिए था। 90 करोड़ का टेंडर था। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% ऑफ टेंडर अवार्डेड वर्थ रुपीज 50 करोड़, 5 करोड़ यहाँ चला गया। एडवांस पेमेंट 10% टेंडर अवार्डेड 50 करोड़, 5 करोड़ यहाँ चला गया। रिटेंशन मनी जो है यहाँ पर 10% ऑफ जॉब वैल्यू एट रुपीज 80 करोड़। जॉब वैल्यू जो था इसका 2021 में एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 2021-22 8 करोड़। वारंटी गारंटी, ठीक है, वारंटी 10% जॉब कंप्लीटेड वर्थ रुपीज 80 करोड़, 8 करोड़। गारंटी ऑन अकाउंट ऑफ सेल टैक्स, कमर्शियल टैक्स, कस्टम पेमेंट, ये टोटल 1 करोड़। तो टोटल जो इसकी जो है गारंटी रिक्वायर्ड है वो 38.80 करोड़ की है, लेस बैंक गारंटी जो कैंसिल आपने कर दिया। कोई बैंक गारंटी सरेंडर हुई होगी, कैंसिल हुई होगी, तो 9 लाख करोड़ जो है आपने घटा दिया। तो टोटल बैंक गारंटी लिमिट जो है रिक्वायर्ड कितनी हो गई, 2.80 करोड़, 2.80 करोड़। ठीक है, 29.80। बैंक गारंटी रिकमेंडेड फॉर सैंक्शन क्या होगा, 29 करोड़ का। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। ओपनिंग बैलेंस 1/4/2021 को था 10 करोड़। गारंटी जो था EMD के लिए उसको चाहिए था 2%, 90 करोड़ का था टोटल टेंडर, तो 1 करोड़ 80 लाख। सिक्योरिटी डिपॉजिट वर्थ जो था उसका 50 करोड़, तो उस पर 10% 5 करोड़ चाहिए था। एडवांस पेमेंट के लिए गारंटी चाहिए तो 10% चाहिए, 5 करोड़ ये हो गया। रिटेंशन मनी की गारंटी 10% 80 करोड़ के लिए, तो 8 करोड़ हो गया। और वारंटी गारंटी हो गई, वो भी 8 करोड़ हो गया। सेल टैक्स के लिए 1 करोड़, सेल टैक्स के लिए 1 करोड़, टोटल तो 38 करोड़ हो गया। 9 करोड़ जो है कैंसिल हो गया, तो टोटल 29.80 करोड़ की गारंटी दे सकते हैं। असेसिंग अब बैंक गारंटी लिमिट कैसे असेस करेंगे बैंक गारंटी लिमिट का, इन केस ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी वेदर द कस्टमर हैज नेसेसरी एक्सपीरियंस कैपेसिटी एंड, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं, मीन्स टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास साधन है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, नॉट लाइकली टू कमिट एनी डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए या कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता हो। ठीक है, ये थोड़ा सा असेसमेंट हमें करना है। While issuing financial guarantee, bank should be satisfied with the customer would be in a position to reimburse the bank in case the bank is required to make payment under guarantee। मान लीजिए ठीक है, ये हम सेटिस्फाई होते हैं ना कि बीजी ठीक है, आपने 100% लिक्विड पे या कैश मार्जिन पे बीजी इशू कर दिया, देन कोई इशू नहीं। अगर जो है बेनिफिशियरी ने जो है गारंटी इन्वोक कर दी तो आप सीधा लिक्विड उसको जो है ब्रेक करके उस अपनी बीजी लिमिट जो है कंटीजेंट लायबिलिटी जो है उसको आप
खत्म कर लेते हैं। लेकिन इन केस जो है आपने जो है कंपोजिट लोन किया है, कंपोजिट गारंटी इशू करिए, मीन्स जो है ना आपने 25% कैश मार्जिन लिया है, बाकी 75% उसका जो है फिक्स एसेट या कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो अगर ये गारंटी इन्वोक होती है तो 25% तो आप लिक्विडेट कर लेंगे, 75% कहाँ से आएगा? तो ये इसी चीज के लिए इसको कंफर्म करना है कि ये बंदा देने में सक्षम है या नहीं है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है? ए स्टेटमेंट शुड बी कॉल्ड फ्रॉम द बोरोवर इंडिकेटिंग द एक्सपेक्टेड मंथली पोजीशन ऑफ द बैंक गारंटी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए आपको जो है ना बोरोवर से अगले 12 महीने के लिए बैंक गारंटी का मंथ वाइज पोजीशन लेना है, स्टेटमेंट लेना है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, गारंटी लाइकली टू एक्सपायर ड्यूरिंग द मंथ, गारंटी लाइकली टू बी इशूड ड्यूरिंग द मंथ, एंड आउटस्टैंडिंग एट एवरी मंथ टू अराइव द असेसमेंट ऑफ लिमिट। ये इतना काम करना है आपको नया लिमिट देने के लिए, ऑपरेशनल गाइडलाइंस यही कहता है। गारंटी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बेसिस पर, नॉर्म फॉर अनसिक्योर्ड एडवांसेज एंड गारंटी, बैंक बोर्ड हैव बीन गिवन फ्रीडम टू फिक्स देयर ओन पॉलिसी इन दर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। बैंक की जो बोर्ड होती है उनको जो है फ्रीडम दिया हुआ है कि वो चाहे तो अपने हिसाब से अनसिक्योर्ड एक्सपोजर के लिए पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर क्या होगा? इनडिफाइंड एंड एक्सपोजर वेयर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक एंड अप्रूव्ड वैल्यूअर रिजर्व बैंक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स इन नॉट मोर देन 10% एब इनिशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर। मान लीजिए कि ठीक है 100 रुपए की लिमिट है और इसकी जो है वैल्यू कोलेटरल सिक्योरिटी की या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जिसको आरबीएस बोलते हैं, तो ये 9 करोड़ हो गया, तो ये 10% से नीचे हो गया। ठीक है, तो इसको अनसिक्योर्ड मानते हैं। एक्सपोजर शैल बी इंक्लूड ऑल फंडेड एंड नॉन फंडेड एक्सपोजर। सिक्योरिटी विल मीन टेंजिबल सिक्योरिटी प्रॉपर्ली चार्ज टू द बैंक। ठीक है। लेंडिंग बैंक कौन सा होता है? बैंक एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी अगेंस्ट द गारंटी इशूड बाय द अदर बैंक। ठीक है। exposure assumed by way of credit facility, extended credit, the guarantee issued by the bank FI should be reckoned within the interbank exposure limit prescribed by the board of directors। ठीक है। अब देखिए डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है? डीपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फंड बेस्ड टर्म क्रेडिट लायबिलिटी। ठीक है। इस टर्म क्रेडिट, अब जैसे क्या है, एक सप्लायर ऑफ फिक्स एसेट, मान लीजिए फिक्स एसेट का सप्लायर है प्लांट एंड मशीनरी, एग्री टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन डेफर्ड टर्म्स इन इंस्टॉलमेंट। उसको डेफर्ड टर्म्स में चाहिए, मतलब आज सप्लाई करेगा लेकिन बट उसको इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। तो कहता है परचेजिंग एन एसेट ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस इनेबल द बायर टू सेव द कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड उसका सेव हो जाता है। द सप्लायर इंसिस्ट ऑन द परचेजर्स ऑब्लिगेशंस बीइंग गारंटेड बाय द कमर्शियल बैंक। देखिए, द परचेजर रिक्वेस्टेड हिज बैंकर टू इशू डीपीजी इन फेवर ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के फेवर में जो है परचेजर या एप्लीकेंट, और ये क्या हो गया? सप्लायर या बेनिफिशियरी। ठीक है। द बैंक मेक्स थ्रू असेसमेंट ऑफ द प्रपोजल ऑन लाइंस ऑफ द टर्म लोन अप्रोजल। टर्म लोन के अप्रोजल के बेसिस पर ही उसका असेसमेंट होता है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या है? द सप्लायर डिस्पैच द गुड्स टू द परचेजर एंड सबमिट द बिल्स टू द बैंकर। ठीक है। सप्लायर क्या करेगा? गुड्स को डिस्पैच करेगा और सबमिट करेगा बिल्स टू द बैंकर। ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द बिल्स द इशूइंग बैंक मेक पेमेंट बाय डिसबर्सिंग द टर्म लोन। टर्म लोन उसका खुला हुआ है टीएल। ठीक है। तो इसको जो है आप टर्म लोन को डिसबर्स करके उसका पेमेंट कर देगा। ऑनरस क्लॉज क्या है? रिस्क इसमें क्या इन्वॉल्व है? रिस्क जो इन्वॉल्व है इसमें टू
गारंटी एनी प्रोविजन इन द गारंटी विच इज लाइकली टू गिव राइज क्या है टू फर्दर पिक्यूनरी लाइबिलिटी लाइक इंटरेस्ट और लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें अगर बढ़ोतरी होती है विच इज अनलिमिटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो अनलिमिटेड है मनी के टर्म्स में, एज वेल एज वैलिडिटी पीरियड कंसिडर्ड एज ए ऑनरस क्लॉज, इसको क्या ऑनरस क्लॉज मानते हैं, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व हमने देख लिया। अब क्या एग्जांपल्स ऑफ ऑनरस क्लॉज क्या है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ बीजी एट द रिक्वेस्ट बाय द बेनिफिशियरी, जुरिसडिक्शन क्लॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट, clause which specified time limit for payment like 24-48 hours may lead to the practical problems, clause relating to the payment of interest on invoked amount, assign clause in guarantee, ये सब क्या है एग्जांपल्स हैं ऑनरस क्लॉज के, ये क्लॉज आपको लगाने हैं। देखिए रिस्क इन बीजी, बीजी में कौन सा रिस्क है, बीजी में क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो कहता है कि नॉन पेमेंट ऑफ इन्वोक्ड अमाउंट बाय अप्लीकेंट, अगर मान लीजिए ठीक है बीजी इन्वोक हो गई, अगर अप्लीकेंट ने उसको जो है रीइंबर्स नहीं किया या पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, ये क्रेडिट रिस्क हो गया। इम्प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, इसका रिस्क है। एब्सेंस ऑफ जेन्युइन ट्रांजेक्शन, जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं भी हो सकता है। कन्नाइवेंस बिटवीन अप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी, दोनों मिल गए आपस में और बैंक को चूना लगा दिया, ठीक है, बैंक को चूना लगा दिया तो ये कन्नाइवेंस हो गया दोनों का। देखिए घोष कमेटी का क्या रिकमेंडेशन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनअकाउंटेड इशू ऑफ गारंटी एज वेल एज फेक गारंटी एज सजेस्टेड बाय आईबीए, बैंक गारंटी शुड बी इशूड इन सीरियली नंबर्ड सिक्योरिटी फॉर्म्स, ठीक है, सीरियली नंबर्ड सिक्योरिटी फॉर्म्स के रूप में होना चाहिए। बैंक शुड वाइल फॉरवर्डिंग गारंटीज कॉशन द बेनिफिशियरी दैट दे शुड बी इन देयर ओन इंटरेस्ट, वेरीफाई द जेन्युइननेस एंड गारंटी विद द इशूइंग बैंक, ठीक है। रिस्क क्या है बीजी में, ऑपरेशनल रिस्क, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है बीजी का, ऑनरस क्लॉज नॉट आइडेंटिफाइड, उसमें ऑनरस क्लॉज हमने नहीं डाला, बीजी नॉट डिस्प्लेस डायरेक्टली टू बेनिफिशियरी, हमने पार्टी अप्लीकेंट को दे दिया है भैया आप ले जाओ आप खुद से सबमिट कर लो, कन्फर्मेशन क्लॉज नॉट इंक्लूड, गारंटी रिवर्स बिफोर एक्सपायरी विदाउट डिस्चार्ज ऑफ बेनिफिशियरी, अब बिना बेनिफिशियरी के डिस्चार्ज के जो है ना गारंटी आपने रिवर्स कर दी, एक्सपायर्ड गारंटी नॉट रिवर्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ इनवोक गारंटी, इनवोक गारंटी का पेमेंट कैसे होगा, वेयर गारंटी आर इनवोक पेमेंट शुड बी मेड टू द बेनिफिशियरी विदाउट डिले एंड डिमोर, ठीक है, इसमें कोई आपको इफ एंड बट नहीं करना है, जैसे उसने इन्वोकेशन का लेटर दिया आपको इमीडिएट पेमेंट करना है बेनिफिशियरी। An appropriate procedure for ensuring such immediate honoring the guarantee should be laid down so that there is no delay on pretext that legal advice or approval from the higher authority is being obtained, ठीक है, इसमें कोई आपको नहीं लेना है। डिले क्या होगा, डिले ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक फॉर ऑनरिंग द guarantee, when invoked tend to erode the value of the bank guarantee, the sanctity of the scheme of guarantee and the image of the bank also provides this opportunity to party to take recourse and cause courts to obtain injunction order, ठीक है। In case of guarantee in favor of government department, this is not only delays the revenue collection effort but also gives erroneous impression that banks are actually in collusion with the party, ये समझ में आता है कि आपने जैसे डिले किया तो अगले को समझ में आया कि पार्टी के साथ आपका कुछ चल रहा है। tarnishes the image of banking system. When complaints are made, particularly by government department, for not honoring the guarantee issued, the top management of the bank, including chief executive officer, should personally look into the complaint. CEO जो है उनको पर्सनली इसको मॉनिटर करना पड़ता है। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड केस था यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सिंह कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड 1988 ICSSC 174 that commitment of the bank must be honored free from interference by the court, ठीक है, कोर्ट के इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए। द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस इज एज अंडर, ठीक है, वी आर देयरफॉर ऑफ द ओपिनियन दैट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ इज दैट कमिटमेंट ऑफ द बैंक मस्ट बी ऑनर्ड फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट, कोर्ट से के इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए। एंड इट इज ओनली द एक्सेप्शनल केसेस दैट इज टू से इन केस ऑफ फ्रॉड और एनी केस वेयर
irretrievable injustice would be done if bank guarantee is allowed to be in cash. The court should be interfere. इसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है अगर कहीं पे कोई फ्रॉड की संभावना है. पेमेंट ऑफ ए invoked guarantee. For any non-payment of guarantee in time, staff accountability should be fixed, and a stern disciplinary action, including award of major penalties such as dismissal, should be taken against the delinquent officer at all level. देखिए ये क्या है, बैंक वाइज पॉलिसी है, मोस्टली यही होगा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डिले करता है उस स्टाफ के अगेंस्ट में जो है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी करनी है. इन केस अगर पाया जाता है कि वो उसमें इन्वॉल्व है तो डिसमिसल that is maximum punishment. ठीक है, there have been also been complained by Ministry of Finance that some of the departments such as Department of Revenue, Government of India are finding it difficult to execute judgment delivered by the various courts in their favor as bank do not honor the guarantee. बैंक क्या गारंटी को ऑनर नहीं करते unless certified copies of the court judgment are made available to them. ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है. इन दिस रिगार्ड बैंक में फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर. ठीक है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया बट हम कह रहे हैं कि नहीं भैया हम सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे. हम अपनी जगह पे सही भी हैं कि ठीक है, बिना सर्टिफाइड हमें क्या पता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया या नहीं दिया. सर्टिफाइड कॉपी हम उसकी निकालेंगे एग्जैक्ट. तो उस केस में क्या होना चाहिए, वेयर द बैंक इज अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ द बैंक गारंटी एंड द केस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट बाय द कोर्ट, बैंक शुड नॉट इंसिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट. अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ गवर्नमेंट के फेवर में जो है कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो बैंक को सर्टिफाइड कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है. As the judgment order is pronounced in open court in presence of the party, their counsel and judgment is known to the bank and copy of judgment is available on the website of the court. ठीक है, अब देखिए बायर एंड सेलर कौन है. ठीक, बायर एंड सेलर देखते हैं क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और रिस्क क्या है. ठीक, द बायर इज ओनली obliged to pay against the presentation of complying document. ठीक है, normally payment is not to be affected until the buyer's bank has received the document. The DC improve the cash flow especially compared to the payment in advance. तीसरा, increase possibility to obtain discount or financing from the seller. ये बायर के फेवर में बायर की तरफ से एडवांस है. The transaction and action of the bank involved is regulated by internationally accepted rules. ठीक है, the transaction and the action of the bank is involved regulated by internationally accepted rules. ठीक है, security for obtaining payment for goods delivered. Security for payments of the payment of the goods delivered. Payment will be predictable. जैसे साइट डीसी है अगेंस्ट सेलर के व्यू से. प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइम डीसी एट मैच्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी अगेंस्ट अमेंडमेंट, सिक्योरिटी अगेंस्ट अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर विदाउट सेलर ऑफ कंसेंट. इंक्रीज पॉसिबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम नॉमिनेटेड बैंक. इसके साथ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ठीक है इस नॉमिनेटेड बैंक से या कंफर्मिंग बैंक से फाइनेंस ले सकता है. द ट्रांजेक्शन एंड एक्शन ऑफ द बैंक इन्वॉल्व बी रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स. ठीक है, रेगुलेटेड होता है आईसीसी के रूल से. डिसएडवांटेज क्या है, द बायर हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे द कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट रेगुलेट रिगार्डलेस इन कंडीशन ऑफ द गुड्स. उसको क्या है बीजी के केस में कंडीशन ऑफ गुड्स क्या है उसको नहीं देखना है, उसको पेमेंट करना है. तो ये डिसएडवांटेज हो गया. अगर गलत सामान आ भी गया या सामान डिफेक्ट भी है तो भी उसको कंप्लाई करना है. वंस द डीसी हैज बीन इशूड द बायर कैन नॉट अमेंड और कैंसिल इट अनलेस एक्सेप्टेड बाय द सेलर. ठीक है, there may be extra work involved in the connection with the preparation of document stipulated in DC. ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से delayed receipt of DC may cause problem in observing an agreed time limit for dispatch of goods. ठीक है, अगर ये DC में डिले होता है तो डॉक्यूमेंट तैयार करने में और डिस्पैच गुड्स को डिस्पैच करने में डिले हो सकता है. रिस्क क्या है, there is no guarantee of receiving the goods ordered, only certainly the seller certainty of seller presentation of the stipulated document. ठीक है, there is no guarantee of receiving the goods ordered. इसमें गारंटी नहीं है कि जो रिसीविंग गुड्स ऑर्डर किया वही मिलेगा. only certainty of seller presentation on the stipulated document. ठीक, document not fulfilling the stipulated of DC can be refused. ये refuse कर सकता है. resulting
इन लेट और नॉन पेमेंट, ठीक है। द डीसी इज नो बेटर देन द बैंक दैट इज पेमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। पेमेंट ऑफ इन्वोक के लिए क्या है? Non-compliance of instruction in regard of honoring commitment under the invoke guarantee will be viewed by Reserve Bank very seriously, and Reserve Bank will constrain to take deterrent action against the bank. Reserve Bank ले सकता है। अब क्या कहता है आईसीसी का यूनिफॉर्म रूल, क्या कहता है फॉर डिमांड गारंटी? यूआरडीजी 758 में एग्रीइंग टू इशू यूआरडीजी गारंटी spares the party the effort of the drafting extensive clause to describe the पहला independence of the guarantee, गारंटी का independence, its irrevocability मतलब irrevocable नहीं है, it is non assignability, assignment नहीं हो सकता, the guarantee duties, गारंटर का ड्यूटीज एंड अप्लीकेबल लॉ एंड जुरिडिक्शन, ठीक है। ये आईसीसी का इन्फॉर्म रूल्स है डिमांड गारंटी के लिए, यूआरडीजी 758। इसमें क्या है? इंडिपेंडेंस होना चाहिए गारंटी का, इरिवोकेबल होना चाहिए, नॉन असाइनेबिलिटी होना चाहिए, द गारंटी ड्यूटी होनी चाहिए, एप्लीकेबल लॉ एंड जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ठीक है। बायर्स क्रेडिट क्या है? देखिए ये कहता है बायर्स क्रेडिट, ठीक है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल ट्रेड क्रेडिट लोन, ये इसी को बोलते हैं बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट इज ए शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल ट्रेड क्रेडिट लोन एक्सटेंडेड टू द इंपोर्टर, इंपोर्टर को दिया जाता है बाय एन ओवरसीज लेंडर सच एज ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in international financial services center located in India as well as overseas to finance the import purchase for working capital and capital expenditure, ठीक है। ये जो है बायर्स क्रेडिट क्या है? इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्टर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है, किसके द्वारा? ओवरसीज लेंडर के द्वारा, ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं? इधर इंडिया में होंगे या ओवरसीज में होंगे, ठीक है। टू फाइनेंस द इंपोर्ट परचेज, इंपोर्ट का परचेज, इंपोर्ट परचेज कर रहा है उसके लिए। फीचर एंड बेनिफिट क्या है? एड्रेसिंग फंडिंग गैप्स इन कैश फ्लो, एनेबल एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड सब्जेक्ट टू द वर्किंग कैपिटल साइकिल। एड्रेस क्या करता है? फंडिंग गैप्स जो है उसको पूरा करता है इन कैश फ्लो में, एंड एक्सटेंड करता है क्रेडिट पीरियड को। कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंसिंग ऑप्शन इन फॉरेन करेंसी फॉर इंपोर्ट, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। बायर्स क्रेडिट क्या है? हाउ इट वर्क्स? बायर अप्रोचेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, चलिए ठीक है। प्रोवाइड कोटेशन टू क्लाइंट, पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ कोट बाय द क्लाइंट, प्रोसीड द डॉक्यूमेंटेशन, गारंटी इशुएंस, गारंटी इज सेंट इन फंडिंग बैंक्स बिफोर द पेमेंट डेट। फंडिंग बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नोस्टो अकाउंट में फंड करता है एज पर टर्म्स एंड सेंट्रल बैंक मेक्स पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर पेमेंट करता है ऑन ड्यू डेट। इंपोर्ट क्लाइंट्स बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रिंसिपल प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड सेम इज रिमिटेड टू द फंडिंग बैंक्स, ठीक है। ये है बायर्स क्रेडिट कैसे काम करता है। बायर्स जो है किसी बैंक को अप्रोच किया, जैसे मान लीजिए एबीसी बैंक है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसिंग। एबीसी बैंक क्या किया? कोड दिया क्लाइंट को, पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द कोड बाय क्लाइंट। एबीसी बैंक क्या करता है? प्रोसीड डॉक्यूमेंटेशन, गारंटी इशुएंस, गारंटी सेंड किया गया फंडिंग बैंक को बिफोर पेमेंट डेट। फंडिंग बैंक पे क्या किया? फिर वो फंडिंग बैंक ने जो है एबीसी बैंक को उसके नोस्ट्रो अकाउंट में टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से पेमेंट कर दिया, और फिर एबीसी बैंक ने जो है सप्लायर को पेमेंट कर दिया। ऑन ड्यू डेट इंपोर्टर क्लाइंट पेज, इंपोर्टर क्लाइंट जो था उसने एबीसी बैंक को प्रिंसिपल प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट जो है वापस कर दिया, और दो फंडिंग बैंक को फिर ये एबीसी बैंक ने फिर रिटर्न कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखने हैं। बायर शुड बी केवाईसी कंप्लाइड होना चाहिए कस्टमर, सैंक्शन लिमिट ऑफ एलसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर होना चाहिए, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ऑफ बायर सेलर शुड बी डन बिफोर ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इनिशिएटेड इन, ये एफएक्स मॉड्यूल है, फॉरेक्स मॉड्यूल होगा, जैसा भी आपके यहाँ मॉड्यूल होगा। कंटीजेंट अकाउंट विद करेक्ट लिमिट शुड बी ओपन ऑन करेक्ट ऑन बोर्डिंग ऑफ द अकाउंट, एफएक्स शुड बी डन, ड्यू डेट diaries should be maintained for payment in documentary credit LC, expired credit documentary credit LC should be closed in FX system, margin should be properly maintained
and linking margin account should be done. Once import bill are paid under the LC, same left over balance should be closed after expiry. ये क्लोज करना है. और outstanding LC अगर कोई है FX में should tally with the contra account, balance of contingent account in GLB report. Outstanding developed LC report for monitoring and recovery should be regularly followed. चलिए ये क्यूज का टाइम है. देखिए यहाँ पे लगा हुआ है. डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या है? इशूड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किसके? ये बायर के ऊपर होगा. इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर या एप्लीकेंट ये सारे हो सकते हैं. डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशूड बाई कौन करता है? बायर्स का बैंक करता है. द रूल्स गवर्निंग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज फ्रेम्ड बाई ICC. ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेड. ठीक है. ये किसके द्वारा? बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल, पोस्टल, ये रिसीट होगा, सारा होगा. द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट विच अलाउज प्री शिपमेंट फाइनेंस एज ए पार्ट ऑफ कंडीशन इज क्या होगा? रेट क्लॉज LC. ये रेट क्लॉज LC का पार्ट है. डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशूड ऑन बेसिस ऑफ पेरेंट लेटर ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड बैक टू बैक गारंटी होती है. एक गारंटी के बदले में दूसरी गारंटी, सेकेंडरी गारंटी इशू होती है, वो बैक टू बैक LC होती है. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोर्ट इज बिल ऑफ लैंडिंग. द लेटेस्ट पब्लिकेशन ICC क्या है? 600 2007 में आया था. द डॉक्यूमेंट इज नॉट ए रिस्क कवरिंग डॉक्यूमेंट. कौन सा है? बिल ऑफ एक्सचेंज. ये रिस्क कवरिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये रिस्क कवरिंग डॉक्यूमेंट होता है. The credit where issuing bank restrict negotiation of document under credit to the particular non-operated bank is restricted LC. किसी स्पेसिफिक बैंक को ही नॉमिनेट कर दिया, उसके अलावा आप कहीं भी उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो रिस्ट्रिक्टेड LC हो गया. चलिए थैंक यू. ये हमारा जो है नॉन फंड से रिलेटेड जो चैप्टर था, इसमें आपने LC देखा, BG देखा, बायर्स क्रेडिट देखा. ठीक है. इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ इंप्रूव करते जाएंगे. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को जो है आप फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकें. और जितना आपका उत्साहवर्धन मिलेगा उतना ही हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे. ठीक है. तब तक थैंक यू.